गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने जो नाभिकीय भट्ठी, नाभिकीय रिएक्टर या जो परमाणु भट्ठी थी उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसका हमने एक डायग्राम बनाया था और डायग्राम में हमने ये कहा था कि इसके अलग अलग जो पार्टीशन होते हैं उन पार्टीशन को हमने अलग अलग क्या किया था, अध्ययन किया था। यहाँ हमने हमने एक परिरक्षक दीवार बनाई थी और ये कहा था परिरक्षक दीवार और जो परमाणु भट्ठी या भट्ठी होती है, इस भट्ठी में यहाँ पर क्या होते हैं, कैडमियम, ये कैडमियम की छड़ें लगी होती हैं और इन कैडमियम की छड़ों पर क्या उपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। हमने ये भी कहा था कि जो कैडमियम की छड़ होती हैं वो अच्छे अवशोषक होते हैं, इसलिए जो नियंत्रित छड़ें होती हैं उन नियंत्रित छड़ों को कैडमियम की छड़ों के रूप में उपयोग करते हैं। इन कैडमियम की छड़ों पर जैसे न्यूट्रॉन की गति अत्यधिक तीव्रगामी हो जाती है तो कैडमियम की छड़ों द्वारा जो न्यूट्रॉन होते हैं उनको अवशोषित कर लिए जाते हैं और उसके पश्चात अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, जिससे अभिक्रिया जो संकलन नियंत्रित संकलन अभिक्रिया होती है वो इस नाभिकीय रिएक्टर में या परमाणु भट्ठी में क्या करती है, कार्य करती है। ये हमने ये कहा था। इसे बोलते हैं परिरक्षक दीवार बोलते हैं, परिरक्षक दीवार। इसे हमने कहा था नियंत्रक छड़े कहा था, इसे हमने कहा था मंदक कहा था, इसे हमने क्या कहा था, मंदक कहा था। मंदक के रूप में क्या लेते हैं, उपयुक्त करते हैं। उसके पश्चात हमने यहाँ पर शीतलक बनाया था। क्या बनाया था, शीतलक। शीतलक क्या होता है कि जैसे परमाणु रिएक्टर में या परमाणु भट्ठी में अत्यधिक ऊष्मा उत्सर्जित होती है, वो ऊष्मा किसके रूप में आती है, भाप के रूप में उत्सर्जित होती है। जब ये भाप के रूप में उत्सर्जित होती है तो इस भाप को रूपांतरित कर दिया जाता है, किसमें, ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है। किसके द्वारा, शीतलक के द्वारा किया जाता है। और इस रूपांतरित को करने के पश्चात यहाँ पर हमने एक टरबाइन लगाया था और उस टरबाइन में हमने क्या लगाया था, संवृत्तर लगाया था। टरबाइन में क्या लगाया था हमने, संवृत्तर लगाया था। ऐसे हमने क्या बनाया था, नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्ठी का डायग्राम बनाया था। यहाँ से ये क्या होता है, ये जो भाप होती है उस भाप को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और इसके द्वारा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर संवृत्तर लगा होता है जिसे हम बोलते हैं टरबाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टरबाइन। जब ये मोमेंट करता है, चक्रण गति करता है, तो यहाँ पर क्या लगता है, डायनामो लगा होता है। इस डायनामो क्या करता है, घुमाता है। जब ये डायनामो रोटेट होगा तो ये जो रासायनिक ऊर्जा होगी, हम प्योरली ये कह सकते हैं कि शीतलक द्वारा भाप क्या होती है, यहाँ पर ये शीतलक हो गया और यहाँ पर हम लगाते हैं ठंडा जल लगा देते हैं ताकि ये जो भाप है अत्यधिक गर्म ना हो। क्या होता है, ठंडा जल। इसे बोलते हैं टरबाइन। इसे क्या बोलते हैं, टरबाइन बोलते हैं। और ये होती है भट्ठी होती है। इस भट्ठी से देखो होता क्या है, इस भट्ठी से जब अत्यधिक मात्रा में, इस भट्ठी से क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में ये जो नियंत्रित छड़ें होती हैं, इन नियंत्रित छड़ों पर क्या होता है, न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और इन नियंत्रित क्षणों पर जब इस
परमाणु भट्ठी में नियंत्रित संघनन अभिक्रिया हम चलाते हैं तो कैडमियम के छड़ों को हम क्या करते हैं, पीछे की ओर खिसकाते हैं। जब पीछे की ओर खिसकाएंगे तो कैडमियम के छड़ों पर उपस्थित जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रॉन इस नाभिक में उपस्थित जो विखंडनीय पदार्थ होता है उस विखंडनीय पदार्थ से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और नाभिक का विखंडन करते हैं। ठीक है, जब ये नाभिक का विखंडन करते हैं तो इस परमाणु भट्ठी से अत्यधिक मात्रा में क्या निकलती है, भाप निकलती है, जो अत्यधिक क्या होती है, गर्म होती है। इस भाप को शीतलक द्वारा कहाँ, ऊष्मा स्रोत में पहुंचाया जाता है, जहां से ये भाप रासायनिक ऊर्जा में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। जब ये रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है तो इस रासायनिक ऊर्जा को हम टरबाइन पर क्या करवाते हैं, आरोपित करवाते हैं। जब टरबाइन पर आरोपित करवाएंगे तो टरबाइन में उपस्थित जो संवृत्र होता है ये संवृत्त चक्रण गति करता है। जब ये संवृत्त चक्रण गति करेगा तो टरबाइन से जुड़े डायनामो जो होता है उस डायनामो में करंट उत्पन्न होता है। इससे हम कह सकते हैं कि जो परमाणु भट्ठी से भाप उत्पन्न हो रही थी उसे रासायनिक ऊर्जा हुई और रासायनिक ऊर्जा से किस में रूपांतरित हो गई, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो गई। तो हमने कहा कि जो परमाणु भट्ठी होती है उस परमाणु भट्ठी में जो रासायनिक ऊर्जा होती है उस रासायनिक ऊर्जा को किस में रूपांतरित करते हैं, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। अब ये कह सकते हैं अपन कि जो टरबाइन और डायनामो जो घूमता है उस टरबाइन और डायनामो से घूमते हुए जो बंद परिपथ होता है उस बंद परिपथ में क्या बहती है, विद्युत धारा बहती है। इस कारण से ये जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शक्ति रिएक्टर, एक तो कौन सा होता है, शक्ति रिएक्टर होता है और दूसरा होता है शोध रिएक्टर होता है। शक्ति रिएक्टर किसे कहते हैं, शोध रिएक्टर किसे कहते हैं। नाभिकीय रिएक्टर मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक शक्ति रिएक्टर होता है, एक शोध रिएक्टर होता है। नाभिकीय रिएक्टर होता क्या है, यानी कि नियंत्रित संघनन अभिक्रिया पर चलने वाला वह समायोजन जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है, उसे क्या कहते हैं, नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्ठी कहते हैं। ठीक है, आगे हम ये कह सकते हैं कि इस परमाणु भट्ठी से जब कैडमियम के छड़ों को हम पीछे खिसकाते हैं तो कैडमियम के छड़ों पर उपस्थित जो न्यूट्रॉन होते हैं वह न्यूट्रॉन इस परमाणु भट्ठी में गिर जाते हैं और उपस्थित जो ईंधन यूरेनियम नाभिक होते हैं उन यूरेनियम नाभिक द्वारा क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और ईंधन विखंडन करते हैं। जब ये नाभिक का विखंडन होता है तो विखंडन के दौरान इस भट्ठी से अत्यधिक मात्रा में भाप और कुछ गर्म पिंड उत्पन्न होते हैं, ऊर्जा उत्पन्न होती है। उनको शीतलक द्वारा ऊष्मा स्रोत सिंक में भेजा जाता है और यहां से उस भाप को ऊष्मा में परिवर्तित करके, रासायनिक ऊष्मा में परिवर्तित करके टरबाइन संवृत्र पर क्या करवाया जाता है, आरोपित करवाया जाता है। जब इस पर आरोपित करवाते हैं तो संवृत्र के साथ में जुड़े जो डायनामा होता है वो भी क्या करने लगता है, गति करने लगता है, चक्रण गति करता है। जब ये गति करेगा तो बंद जो परिपथ होगा उस बंद परिपथ में क्या बहने लगती है, विद्युत धारा बहने लगती है। अब कहा कि जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं वो नाभिकीय रिएक्टर मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, एक शक्ति रिएक्टर होता है और एक शोध रिएक्टर होता है। शक्ति रिएक्टर क्या होता है, शक्ति रिएक्टर द्वारा जो रासायनिक ऊर्जा होती है उस रासायनिक ऊर्जा को किस में रूपांतरित करते हैं, उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, रूपांतरित करते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो शक्ति रिएक्टर है वो शक्ति रिएक्टर जो नाभिकीय रिएक्टर हमने जो पढ़ा अभी उसके सिद्धांत पर क्या करती है, कार्य करती है, वही क्या होती है, शक्ति रिएक्टर कहलाती है। ये जो शक्ति रिएक्टर होती है ये रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है, विद्युत ऊर्जा में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। यानी कि वो रासायनिक ऊर्जा होती है उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत धारा में क्या करती है, रूपांतरित करती है।
दूसरा होता है हमारा शोध रिएक्टर। ये जो शोध रिएक्टर होता है, इस शोध रिएक्टर का मुख्य कार्य क्या होता है, जैसे जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, इन हॉस्पिटल में या विभिन्न चिकित्सा जो क्षेत्र होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं, इनके जो समस्थानिक होते हैं इनको क्या करते हैं, तैयार किए जाते हैं और इनका उपयोग विभिन्न चिकित्सा क्षेत्र में करते हैं। जैसे रेडियो एक्टिव तत्व कौन से हो गए, एक्सरे हो गया, ईसीजी हो गया, ये जो रेडियो एक्टिव होते हैं इन रेडियो एक्टिव द्वारा क्या करते हैं, इनको तैयार किया जाता है और उसी क्षेत्र में इसको क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो मुख्य दो प्रकार की हुई नाभिकीय रिएक्टर। कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हो गए, एक शक्ति रिएक्टर और एक शोध रिएक्टर। शक्ति रिएक्टर क्या होती है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, उस नाभिक को कहते हैं शक्ति रिएक्टर कहते हैं, या उस जो भट्ठी होती है वो रिएक्टर होती है उसे क्या कहते हैं, शक्ति रिएक्टर कहते हैं। दूसरा होता है शोध रिएक्टर। इसके द्वारा जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उन रेडियो एक्टिव तत्वों को, इसके द्वारा रेडियो एक्टिव तत्व तैयार, जो रेडियो एक्टिव तत्व के समस्थानिक होते हैं उनको तैयार किया जाता है, जिनका उपयोग विभिन्न चिकित्सा क्षेत्र शोध में किया जाता है। ठीक है, ये था हमारा परमाणु भट्ठी, रासायनिक परमाणु भट्ठी और नाभिकीय रिएक्टर। आगे हम पढ़ेंगे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। आपसे ये पूछे कि परमाणु भट्ठी या नाभिकीय रिएक्टर किस अभिक्रिया पर कार्य करती है, तो आपको सिर्फ यही कहना है कि परमाणु भट्ठी या नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, दूसरा देखो भाई, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या होती है? देखो हम ये कह सकते हैं नाभिकीय विखंडन, हमने पहले पढ़ी थी नाभिकीय विखंडन, और नाभिकीय विखंडन में हमने ये कहा था कि जब एक बाहरी नाभिक न्यूट्रॉन से क्रिया करके दो हल्के नाभिकों में विखंडित होती है, साथ में ऊर्जा का उत्सर्जन करती है, ठीक उसी प्रकार हम ये कहेंगे कि दो हल्के जो नाभिक होंगे वो दो हल्के नाभिक को जब संयोजित कर दें, जोड़ दें, तो एक बाहरी नाभिक का क्या होगा, निर्माण होगा। इस प्रक्रिया में जो ये जो अभिक्रिया होती है, मैंने कहा दो हल्के नाभिक है, एक ए नाभिक है और दूसरा बी नाभिक है, इन दोनों नाभिकों को हम मिलाकर के क्या करते हैं, सी नाभिक का निर्माण करते हैं। ये क्या है, संलयित नाभिक है, संलयित नाभिक है, और ये क्या है, उत्पाद नाभिक है। ये कौन सा नाभिक हो गया, उत्पाद नाभिक, यानी कि इन दोनों के पश्चात जो बनने वाला नाभिक होता है उसे कह दिया हमने उत्पाद नाभिक कह दिया। अब संलयित नाभिक क्या होते हैं, जब दो हल्के नाभिक मिल करके एक बाहरी नाभिक का निर्माण करते हैं, एक अधिक द्रव्यमान वाले नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वह अभिक्रिया या वह प्रक्रिया जिसमें दो हल्के नाभिक मिलकर एक बाहरी नाभिक का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। और इस नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी ऊर्जा को क्या कहेंगे, उस ऊर्जा को कहेंगे नाभिकीय संलयन ऊर्जा कहते हैं। यानी कि विखंडन के रूप में तो क्या हो रहा था, ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा था, और संलयन करवाने के लिए हम क्या करते हैं, नाभिकीय संलयन करवाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ऊर्जा लगाते हैं। अब जैसे मान के चलो हमारे पास दो नाभिक हैं, एक ए नाभिक हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, बी नाभिक हो गया। तो ये ए नाभिक और बी नाभिक, ये ए नाभिक और बी नाभिक तभी संलयित होंगे जब ये दोनों क्या हो, अति निकट हो। या तो एक ये कह दें कि दोनों क्या हो, अति निकट हो। अति निकट कब कैसे होंगे, पहला पॉइंट कब होगा कि ये दोनों
परास में स्थित हो। इससे का तात्पर्य हुआ कि ये जो नाभिक है, ये ए नाभिक बी नाभिक के परास में है और बी नाभिक ए नाभिक के क्या है, परास में है। तो टोटली हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों नाभिक ए और बी हैं, जिनका हम संलयन कर रहे हैं, इनको हम एक जगह जोड़ रहे हैं, तो ये दोनों नाभिक एक दूसरे के नाभिक के परास में होने चाहिए। इन पर जो वैद्युत आकर्षण बल लगता है, कूलाम वैद्युत आकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, उस कूलाम वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान क्या होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए। वो अपने आप ऑटोमेटिकली नगण्य होगा। कैसे होगा, जब दोनों नाभिक एक दूसरे के नाभिक के परास में होंगे, तो जो लगने वाला, इन दोनों नाभिकों पर लगने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण कूलाम बल होता है, उस वैद्युत कूलाम प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, अप्रभावी हो जाता है। ठीक है, अब बात यह आती है कि इन दोनों नाभिकों को एक नाभिक के परास में उपस्थित या विद्यमान करवाने के लिए हमें अत्यधिक ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। या ऐसे कहें कि इन दोनों नाभिकों को हम जब एक ही नाभिक के परास में रखते हैं तो हमें अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है और लगभग 10⁹ केल्विन ताप की हमें आवश्यकता होती है। जब इतना ताप हमारे पास में उपस्थित होता है तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों नाभिक जिनका हमें संलयन करना है, उन दोनों नाभिकों को हम एक नाभिक के परास में उपस्थित करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये जो बाहरी नाभिक होते हैं, इनके जो संलयन के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन्हें द्रव्य कणों को क्या कहते हैं, उस ताप पर 10⁹ पर क्या किया जाता है, रखा जाता है, गर्म किया जाता है, ताकि ये जो यादृच्छिक टक्कर करते हैं, उन टक्कर के कारण नाभिक निकट आ सके और इनका संलयन हो सके। ऐसी प्रक्रिया को नाभिकीय ताप संलयन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखो क्या हुआ कि जो दो नाभिक होंगे, उन दोनों नाभिकों में क्या होंगे, नाभिकीय द्रव्य कण होंगे। उन द्रव्य कणों को क्या करते हैं कि लगभग 10⁹ केल्विन ताप पर हम उपस्थित रखते हैं। जब 10⁹ केल्विन ताप, उच्च ताप पर हम इसको रखेंगे तो इनके जो द्रव्य कण होते हैं वो यादृच्छिक टक्कर करेंगे, और जब यादृच्छिक टक्कर करते हैं तो उस टक्कर के दौरान दोनों जो नाभिक होंगे वो नाभिक अपने एक नाभिक के परास में उपस्थित आ जाएंगे, जिससे इनका क्या हो जाता है, संलयन हो जाता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय ताप संलयन प्रक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी आप अभिक्रिया देखो एक बार आप भाई, इसकी अभिक्रिया कैसे हमें प्राप्त होती है। इसका हम कहें कि हमारे पास दो भारी नाभिक हैं, दो हल्के नाभिक हैं, और उन दोनों हल्के नाभिकों द्वारा क्या होती है, हमारे पास में एक भारी नाभिक का निर्माण करना होता है। तो क्या हो जाएगा, 1s2 प्लस 1s2 इक्वल्स टू 1s3 प्लस 1s1, ये होगा प्लस में 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1s3 एक भारी नाभिक का निर्माण हो गया, प्लस में एक हाइड्रोजन नाभिक का जो समस्थानिक का उत्सर्जित हो रहा है, प्लस में 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या हमें क्या हो रही है, आवश्यकता हो रही है। ठीक है, आगे हम इस भारी नाभिक को और भी भारी नाभिक बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1s3 प्लस 1s2 क्या बन गया, 2 हीलियम 4 प्लस 1s1 प्लस 17.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो गया, 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या हो गई, ऊर्जा उत्सर्जित हो गई। यहां पर फिर संतुलन करने के लिए क्या बनेगा, N01 न्यूट्रॉन क्या होगा, साथ में उत्सर्जित होगा। जब इन दोनों अभिक्रिया को मैं जोड़ता हूं साथ में, जब इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ता हूं तो जिसमें जो परिणामी अभिक्रिया प्राप्त होती है हमारे पास में, वो परिणामी अभिक्रिया कैसे प्राप्त होती है भाई, देखो हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 3, 1h1 होगा या 2, तो इसको हम लिखेंगे 3 1h2 2 हीलियम 4 प्लस 1h1 प्लस
0n1 प्लस 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो संलयन अभिक्रिया से, जो संलयन अभिक्रिया का संलयन होगा और उन संलयन अभिक्रिया से जो परिणामी अभिक्रिया बनेगी, परिणामी नाभिक बनेगा, उस परिणामी नाभिक की जो अभिक्रिया होगी वो 3 1s2 इक्वल्स टू 2 हीलियम 4 प्लस 1s1 प्लस 0n1 प्लस 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये क्या है? ऊर्जा है। और कौन सी ऊर्जा? नाभिकीय ऊर्जा। इसे हम कहते हैं नाभिकीय संलयन ऊर्जा कहते हैं। ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में ड्यूटेरियम के 3 नाभिक संलयित होकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसमें 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये क्या है? ड्यूटेरियम है। ड्यूटेरियम कितने नाभिक हैं? 3 नाभिक हैं। ये ड्यूटेरियम के 3 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। और उस निर्माण के दौरान 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। इसे कहते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या होती है? अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। इस अत्यधिक ताप की आवश्यकता क्यों? यहां पर ये संपन्न नहीं होती। इस कारण से जो चंद्रमा है, या ऐसे कहें जो चंद्रमा है, उस चंद्रमा में हम क्या कह सकते हैं कि 2 चक्र बनाते हैं। एक पीपी चक्र कहलाता है और एक सीपी चक्र कहलाता है। इस पीपी चक्र और सीपी चक्र, इन दोनों चक्रों में जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा की कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कितने ताप की आवश्यकता होती है, ऊर्जा के साथ साथ में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, वो सारी हम क्या करते हैं? रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। भाई कौन से नाभिकों का हम संलयन कर रहे हैं, कौन से नाभिकों का विखंडन हो रहा है, सॉरी संलयन हो रहा है। 2 हल्के जो नाभिक हैं वो कौन कौन से नाभिक हैं, उन नाभिकों के संलयन के दौरान कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इसमें भाई विखंडन व संलयन में अभिक्रिया। हमने 2 अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, एक नाभिकीय संलयन पढ़ा है और एक नाभिकीय विखंडन पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने? ये जो सीपी चक्र है और पीपी चक्र है वो आपको मैं क्लास में बताऊंगा, बस जबकि नोट्स में मैंने आपको भेज दिया। ये नोट्स में जो मैंने कल आपको अटैच किया था नोट्स, उस अटैच में मैंने आपको क्या कर दिया, इस नोट्स में सीपी और पीपी दोनों चक्र भेजे। अब हम पढ़ रहे हैं विखंडन व संलयन में अंतर। देखो भाई, अंतर कैसे पढ़ सकते हैं हम? यहां लिखेंगे विखंडन और यहां लिखेंगे संलयन। हम 2 अभिक्रिया पढ़ेंगे, एक विखंडन होगी और दूसरी क्या होगी? संलयन होगी। तो हम पहला पॉइंट पढ़ सकते हैं, विखंडन कम होगा, एक भारी नाभिक टूटकर 2 हल्के नाभिकों का निर्माण करती है। पहला अंतर तो हम क्या कह सकते हैं कि एक भारी नाभिक होगा और भारी नाभिक टूटकर किस 2 हल्के नाभिकों में क्या होगा? निर्माण करेगी। संलयन में क्या कह सकते हैं कि 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। 2 हल्के नाभिक मिलते हैं और एक भारी नाभिक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। दूसरा में कहें कि जो विखंडनीय नाभिक होता है, इसमें अत्यधिक मात्रा में
कितना 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होती है। और संलयन में मैंने कहा था, अभी हमने पढ़ा कि इसमें लगभग 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। देखेंगे इसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की ऊर्जा ब्रैकेट में देखिए 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम इसमें ये कह सकते हैं कि विखंडन अभिक्रिया में सामान्य दाब व ताप की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट क्या कहें कि जो विखंडन अभिक्रिया सामान्य दाब व ताप पर भी संभव है, जबकि संलयन अभिक्रिया क्या है, संलयन अभिक्रिया अत्यधिक ताप 10⁻⁹ केल्विन पर ही संभव होती है। तो यह हमने पढ़ा विखंडन व संलयन में अंतर। पहला पॉइंट इसमें हमने पढ़ा कि एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिकों में विघटित होते हैं या दो हल्के नाभिकों का निर्माण करते हैं। जो विखंडन अभिक्रिया होती है उसमें एक भारी नाभिक होती है, उस भारी नाभिक का टूटता है और भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक बनते हैं। संलयन में क्या होता है कि दो हल्के नाभिक मिलेंगे और दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का क्या होगा, निर्माण होगा। ये किस में होगा, संलयन में होगा। मतलब जस्ट उल्टा होता है। विखंडन में क्या होता है, भारी नाभिक टूटती है, दो हल्के नाभिक बनते हैं, और संलयन में दो हल्के नाभिक मिलते हैं और एक भारी नाभिक का निर्माण होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें अत्यधिक मात्रा में, मतलब बहुत अधिक ऊर्जा, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। जब एक हल्के नाभिक एक भारी नाभिक का विखंडन होकर हल्के नाभिकों में विखंडित होती है तो वह 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित करती है और औसतन लगभग 2.5 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये उत्सर्जित जो न्यूट्रॉन होते हैं वो अगली अभिक्रिया को नियंत्रित रूप से चलाने के लिए कम से कम एक न्यूट्रॉन अभिक्रिया में क्या लेता है, भाग लेता है। जबकि संलयन अभिक्रिया में जो संलयन ऊर्जा होती है, संलयित नाभिक होती है, उस नाभिक को संलयित करवाने के लिए जो ऊर्जा उपस्थित होती है वह ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की होती है। और लगभग अभी हमने पढ़ा कि 3 न्यूट्रॉन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और उस निर्माण के दौरान लगभग 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि जो विखंडन प्रक्रिया होती है वह विखंडन प्रक्रिया सामान्य ताप व दाब पर हो सकती है, यानी कि दाब का मान सामान्य होगा और ताप का मान सामान्य होगा तो भी विखंडन प्रक्रिया हो सकती है या संभव होती है। जबकि जो संलयन प्रक्रिया होती है वो सामान्य ताप व दाब पर नहीं होती, ये अत्यधिक ताप 10⁹ केल्विन पर ही संभव होती है। तो टोटली हम ये कह सकते हैं कि जो संलयन अभिक्रिया होगी उसकी संलयन अभिक्रिया के लिए अत्यधिक ताप की क्या होती है, आवश्यकता होती है। यह आपका चैप्टर पूरा हुआ। इसके न्यूमेरिकल करवाएंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।